कांग्रेस अपनी माली हालत को सुधारने के लिए क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे डोनेट फॉर देश अभियान को लॉन्च करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को 138 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और देश के लोगों से अपील करते हैं कि इस मौके पर आप 138 रुपए, 10,380 रुपए या फिर 13,800 रुपए या उससे ज्यादा डोनेट करें ताकि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर भारत के लिए आगे काम कर सके। अजय माकन ने कहा कि donate.inc.in और inc.in जो हमारी वेबसाइट है, इस पर जाकर पैसे डोनेट किए जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है। डोनेट करने वाले व्यक्तियों को 2 कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। उनकी उम्र या तो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक हो। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। लगातार 2 दिनों से वे राज्य सचिवालय जा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं और राजस्थान की आर्थिक स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ तमाम योजनाओं के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से पिछले 5 साल में योजनाएं थी, कितनी योजनाएं बंद की गई और केंद्र सरकार की ऐसी क्या योजनाएं थी जिसे सही तरीके से राजस्थान में अमल में नहीं लाया जा रहा है। दरअसल भजनलाल ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इरादे भी साफ कर दिए थे। उन्होंने एंटी गैंगस्टर स्क्वाड बनाने का भी ऐलान किया। एडीजी के नेतृत्व में यह पूरा स्क्वाड काम करेगा जो कि राजस्थान में गैंगवार और हिंसा जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के पर सख्ती लगाने का काम करेगा। इसके अलावा पेपर लीक मामले की जांच के लिए भी उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया है। यह एसआईटी अब तक हुए तमाम पेपर लीक के मामलों की जांच करेगी, सरकार को रिपोर्ट देगी ताकि सरकार को यह पता लगे कि कौन इस पूरे मामले में दोषी थे, जिन्होंने छात्रों का भविष्य खराब किया है। उनके खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई का इरादा भी साफ कर दिया। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। टीएमसी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट चुकी है। रणनीति के तहत टीएमसी पार्टी महिला विंग टीम बना रही है। इन महिला विंग टीम में टीएमसी पार्टी के सांसद, विधायक और टीएमसी के तमाम महिला कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगी और महिलाओं से इसके बारे में बताएंगे कि टीएमसी पार्टी किस तरह से पश्चिम बंगाल में विकास के काम कर रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किस तरह से योजनाएं चला रही है जिसका डायरेक्ट बंगाल के लोगों को लाभ मिल रहा है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी टारगेट है कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटें अपने खाते में किस तरह से लाया जाए। इसके पहले यदि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात किया जाए तो वहीं पे 18 सीट बीजेपी जीती थी, 22 सीट टीएमसी पार्टी जीती थी और 2 सीट कांग्रेस जीती थी। अब इंडिया गठबंधन बन रही है और वहीं पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीट के बंटवारे पे भी चर्चा कर रही हैं और जिस तरह से लगातार टीएमसी पार्टी अपने आप को पश्चिम बंगाल में मजबूत करने में जुट चुकी है और अब लोगों के बीच जाकर महिला विंग टीम टीएमसी पार्टी के कार्यों के बारे में भी बताने में जुट चुकी है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान बीड़ जिले में 2 विधायकों के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी के मामले की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन किया जाएगा। इसकी घोषणा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में की है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने इस मामले में सवाल उठाया। संदीप क्षीरसागर का नाम लेते हुए कहा कि जब उनके घर पर आगजनी चल रही थी तब पुलिस क्या कर रही थी, परिवार के लोग डरे सहमे हुए थे, उस वक्त पुलिस की भूमिका क्या थी और अब तक पुलिस ने इस मामले में क्या एक्शन लिया। मनोज जारंगे पाटिल का यहाँ तक कहना है कि सरकार के मंत्रियों का जो रुख है उसको देखकर नहीं लगता कि सरकार मराठा आरक्षण को लेकर सकारात्मक है। हालांकि अभी इस मामले में सरकार ने 24 दिसंबर तक का समय दिया था और कहा था कि 24 दिसंबर से पहले वो मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझा लेगी। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए विपासना जाने वाले हैं। 10 दिनों का ये कोर्स रहेगा। ऐसे में 19 दिसंबर को शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल विपासना के लिए रवाना होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर विपासना के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री इस बार 19 दिसंबर को विपासना के लिए रवाना होंगे। केजरीवाल हर साल विपासना का 10 दिनों का कोर्स करने जाते हैं। इस साल भी 19 से 30 दिसंबर तक विपासना में रहेंगे। अधिकारियों से मिली
जानकारी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल अगले सप्ताह 10 दिनों के लिए विपासना मेडिटेशन कोर्स के लिए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के खत्म होने के बाद केजरीवाल दिल्ली से 19 दिसंबर को रवाना होंगे। अभी तक मुख्यमंत्री ने बीते 10 सालों में देश के कई शहरों में जाकर विपासना कोर्स किया है। हर साल 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री इस कोर्स के लिए जाते हैं। विपासना एक प्राचीन भारतीय ध्यान तकनीक है। अभी फिलहाल दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। 19 तारीख को ये खत्म हो जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल 19 तारीख को खत्म होने के बाद शीतकालीन सत्र विपासना के लिए रवाना होंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। ओमान के सुल्तान बिन तारिक अल सईद अपने पहले राजकीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। जी आपको बता दें कि उनका पहला राजकीय दौरा है और राष्ट्रपति भवन में उनका जोरदार स्वागत किया गया है। ओमान के शासक के भव्य स्वागत के साथ ही मोदी सरकार ने एक और अरब देश से संबंधों को और मजबूत करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बाद ओमान के साथ मजबूत संबंध भारत के अरब देशों से बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। ओमान के सुल्तान के दिल्ली दौरे का मुख्य मकसद भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है। इस दौरे को ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ओमान के नेता अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक की भारत की पहली राजकीय यात्रा भारत और ओमान के सल्तनत के बीच राजनीतिक संबंध को महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि इजराइल हमास संघर्ष के बाद किसी शीर्ष खाड़ी नेता की पहली भारत यात्रा इसे बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि खाड़ी देशों में अब ओमान के साथ भी भारत अपने बेहतर रिश्ते बनाएगा। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 चुनावी राज्य यानी जहां अभी चुनाव संपन्न हुए हैं उन राज्यों के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो जाएगी, उसको प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने और सरकार ने इसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए देश भर में अपने तमाम सांसदों और मंत्रियों को भी मैदान में उतारा है। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जो 17,000 LED रथ चल रहे हैं, सैकड़ों अधिकारी चल रहे हैं, उनको अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में उनके साथ रहेंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे। यानी कि इसके पीछे का मकसद ये है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है, जो लाभार्थी हैं उनको तो लाभ मिल ही रहा है और जो लाभार्थी नहीं बन पाए हैं वैसे लाखों लाभार्थियों को जोड़ा जाए केंद्र सरकार की योजनाओं से, ताकि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका चुनावी लाभ भी मिले। क्योंकि देखा गया है कि तमाम जाति समीकरणों के अलावा लाभार्थी वर्ग भी देश में एक बड़ा वोट बैंक बनकर उभरा है और तमाम राज्यों और केंद्र के जब भी चुनाव हुए हैं पहले, उसमें केंद्र सरकार को इसका सीधा लाभ मिला है। कैमरामैन अभय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। प्रधानमंत्री 17 दिसंबर को विश्व के सबसे बड़े ऑफिस हब सूरत डायमंड बुर्ज का लोकार्पण करेंगे। राज्य और देश के आर्थिक विकास में ये इमारत एक मील का पत्थर साबित होगी। 3400 करोड़ की लागत से बने 35.54 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बने सूरत डायमंड बुर्ज विश्व की सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग है। रफ और पॉलिश डायमंड सेंटर बन रहे इस हब से 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ 4500 ऑफिस एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेंगी। सुरक्षा के लिहाज से भी इस इमारत में खास इंतजाम किए गए हैं। डायमंड बुर्ज में प्रवेश से पहले हाई सिक्योरिटी चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा। यहाँ मेंबरों के लिए बैंक, रेस्टोरेंट, डायमंड लैब जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। यहाँ हीरा व्यवसाय के लिए आवश्यक सभी सेवाएं जैसे कि हीरे का मूल्यांकन, वजन, सर्टिफिकेट सेवा भी शुरू कर दी गई है। सूरत में तराशे जाने वाले हीरो को अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार एक ही जगह से हो पाएगा। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। मुंबई में एसआरए के घरों में रह रहे लोगों के लिए एक राहत की खबर है। एसआरए के घर को अब लोग 10 साल के बजाय 7 साल में बेच सकेंगे। पिछले काफी लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी। राज्य के गृह निर्माण मंत्री अतुल साल्वे ने इसकी जानकारी नागपुर में चल रहे शीतकालीन सत्र में दी है। हालांकि इसकी मंजूरी मंत्रिमंडल ने बहुत पहले दे दी थी, लेकिन उससे अब तक लागू नहीं किया गया था। गृह निर्माण मंत्री अतुल साल्वे ने विधायकों को आश्वासन दिया है कि इसे जल्दी लागू किया जाएगा। साथ ही साल्वे ने महाड़ा की 56 कॉलोनियों के सेवा शुल्क माफ करने की भी घोषणा की है। हालांकि कांग्रेस ने एसआरओ से मिले घरों को बेचने की अनुमति देने की समय सीमा 7 साल के बजाय 5 साल करने की मांग की है। वर्तमान में हालात यह है कि जिन लोगों को एसआरए योजना के तहत घर मिला है वे उस घर को 10 साल तक नहीं बेच सकते। उनकी मांग है कि सरकार ऐसे नियम बनाए कि आगे 5 साल के बाद घर बेचा जा सके और नए खरीदार खरीद सके। गृह निर्माण मंत्री ने सदन में इस बात की भी जानकारी दी कि एसआरए योजना के तहत बनने वाले एसआरए के घरों की गुणवत्ता काफी अच्छी होगी, जो बिक्री के लिए उपलब्ध घरों के समान होगी।
कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। 20 दिसंबर को बंदी सिखों की रिहाई और भाई बलवंत सिंह राजवाना की रिहाई को लेके दिल्ली में एक बड़ा पंथक इकट्ठ किया जाना था, जिसका समर्थन देश विदेश की अलग अलग सिख संगत ने भी किया था। इसके साथ ही दमदमी, टकसाल और निहंग सिखों के अलग अलग संगठनों ने भी किया हुआ था और सभी के सभी दिल्ली की ओर जाने वाले थे। और ये पंथक इकट्ठ गुरुद्वारा रकाबगंज साहब से होता हुआ राष्ट्रपति भवन की ओर जाना था, लेकिन ऐन मौके के ऊपर दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका द्वारा श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार को एक पत्र भेजा गया और इसी पत्र पर कार्रवाई करते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसको स्थगित कर दिया है। और वहीं पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह से किसी के साथ कोई भी मनभेद नहीं चाहते, ना मतभेद चाहते हैं और एक होकर वो लड़ाई इन बंदी सिखों के लिए लड़ना चाहते हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। विदेशों में नौकरियों की तलाश कर रहे भारतीयों को सतर्क रहने के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी किया है एडवाइजरी। आपको बता दें कि मंत्रालय ने लोगों से पंजीकृत भर्ती एजेंट की सुरक्षित और कानूनी सेवाओं का उपयोग करने का भी आग्रह किया गया है। एडवाइजरी में विदेशों में नौकरियों देने का वादा करने वाली सभी अनरजिस्टर्ड एजेंसियों को विदेशी भर्ती में शामिल न होने की चेतावनी देते हुए कहा गया है कि ऐसी गतिविधियां इमिग्रेशन एक्ट के तहत 1983 का उल्लंघन माना जाता है और ऐसे में सीधे तौर पर ये मानव तस्करी है, साथ ही साथ ये दंडनीय अपराध भी माना जाता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अनरजिस्टर्ड भर्ती एजेंटों द्वारा फर्जी नौकरी की पेशकश कर आवेदकों से वसूली भी हो रही है और इसी के तहत जो भारतीय लोग विदेशों में नौकरी पाना चाहते हैं उसको लेकर के विदेश मंत्रालय ने आगाह किया है। फर्जी रोजगार प्रस्तावों के झांसे में ना आए और विदेश मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि न सिर्फ ये गलत तरीके से किया जा रहा है बल्कि लोगों को जो है झांसे में लेकर उनसे वसूली भी की जा रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। अयोध्या से आए अक्षत कलश जम्मू पहुंचे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है और देश के अलग अलग हिस्सों में अक्षत कलश जो अयोध्या से आए हैं वो पहुंच रहे हैं। उसी बीच अयोध्या से अक्षत कलश जम्मू पहुंचे हैं और यहां पर विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई है। उसके बाद इन अक्षत कलश को जो है वो जम्मू कश्मीर के 20 जिलों और लद्दाख करगिल के यहां से रवाना किया जा रहा है। ये आप देखिए तो आप यहां पर तमाम इन लोगों को सुन सकते हैं। यहाँ पर जय श्री राम के जयघोषों के साथ पूरे माहौल को भक्ति में बना रहे हैं और भव्य राम मंदिर का निर्माण जो है वो अयोध्या में हो रहा है। पूरा देश नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु जो है वो 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होना है और उसी बीच आप देखिए अयोध्या से अक्षत कलश जो है वो जम्मू पहुंचे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें साझा की गई हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में मंदिर के प्रथम तल और गुंबद के निर्माण की प्रगति दिखाई गई है। मंदिर निर्माण का प्रथम तल करीब 70% पूरा हो चुका है। मंदिर के 3 गुंबद भी बनकर तैयार हो गए हैं। चौथे गुंबद को तैयार किया जा रहा है। एक दूसरी तस्वीर में भूतल के अंदर के हिस्से को दिखाया गया है। दीवारों की भव्य नक्काशी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सांस्कृतिक आयोजनों की तैयारी भी बहुत जोर शोर से की जा रही है। दरअसल जनपद अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा आयोजन होना है, लिहाजा मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और मध्य प्रदेश में ये यात्रा उज्जैन से शुरू होगी। उज्जैन न सिर्फ महाकाल की नगरी कहलाती है बल्कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी गृह नगर कहलाता है। यही वजह है कि मोहन यादव उज्जैन में इस यात्रा को यहाँ से निकालेंगे, एक रोड शो करेंगे और रोड शो के साथ साथ उज्जैन में ये उनका पहला सार्वजनिक तौर पर आगमन होगा। आपको बता दें कि इस संकल्प यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने 300 से ज़्यादा जो है वाहन, मोदी की गारंटी वाले वाहन मध्य प्रदेश में पहुँचाए हैं, जो कि अलग अलग ज़िलों में पहुँचाए गए हैं और अलग अलग ज़िलों तक
ये यात्रा इन्हीं वाहनों के जरिए पहुंचेगी और मोदी की गारंटी को बताने की कोशिश करेगी। मोदी की गारंटी के जरिए इन योजनाओं का बखान भी किए जा सके। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, उज्जैन। रक्षा के क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने भेल के साथ मिलकर 5300 करोड़ रुपए का करार किया है। जी आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 साल की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिहाज से भेल के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक का करार किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि तोपों के इस्तेमाल के लिए फ्यूज की खरीद की जा रही है। उसने कहा कि ये तोप वेस्ट की सीमाओं पर ऊंचाई वाले इलाकों समेत कई तरीके से घातक हमला करने में सक्षम है। आपको बता दें कि इस परियोजना का उद्देश्य निर्यात को कम करने के लिए गोला बारूद का भंडार बढ़ाना है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के तहत भारतीय उद्योग द्वारा भारतीय सेना के लिए उपकरण की खरीद के लिए करार किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज का उत्पादन भेल के पुणे और नागपुर संयंत्र में किया जाएगा। आपको बता दें कि यह तो उत्पादन होगा ही होगा, साथ ही साथ मेक इन इंडिया के तहत पूरा निर्माण किया जा रहा है और इसमें रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार में साइबर अपराध के मामले कम नहीं हो रहे हैं। आलम तो ये है कि अब साइबर अपराधी आम लोग ही नहीं बल्कि खास लोगों को भी निशाना बनाने से नहीं पीछे हट रहे हैं। ताज़ा मामला है बिहार के डीजी रैंक के अधिकारी का, जिनका फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर उनके करीबियों को मैसेंजर भेजकर पैसे की मांग की जा रही थी। जब डीजी को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने साइबर क्राइम ब्यूरो में एक मामला दर्ज कराया है। पटना के साइबर थाने में सिर्फ पिछले 24 घंटे के दौरान इसे 6 मामले दर्ज किए गए हैं जो साइबर अपराध से संबंधित हैं। हालांकि देखा जाए तो लगातार बिहार में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही थी। बिहार के 44 साइबर थानों में अब तक 1800 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब साइबर अपराधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको लेकर अब सघन अभियान चलाया जा रहा है ताकि साइबर अपराध के प्रति लोगों को सचेत किया जा सके। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। मुंबई से सटे थाने में MSRDC के अधिकारी अनिल गायकवाड़ के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ द्वारा अपनी ही प्रेमिका को गाड़ी से कुचलने के मामले में पुलिस ने संबंधित आरोपियों को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि सभी आरोपी पूछताछ के लिए हाजिर हो। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपों के मुताबिक इस मामले में अश्वजीत के साथ उसके दोस्त भी थे। पीड़ित लड़की का थाने के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित थाने के घोड़बंदर रोड पर रहती है। आरोप है कि अश्वजीत ने पीड़िता को सोमवार सुबह 4:30 बजे के आसपास कोर्टयार्ड होटल के पास मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। अश्वजीत ने पीड़िता के साथ मारपीट की और इसके बाद कार चढ़ा दिया। थाने के कसाड़ बाड़वली पुलिस में मामला जो है वो दर्ज हुआ है। खबर आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़िता ने पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पुंछ पुलिस की ओर से 2 नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों नशा तस्करों की संपत्ति को जब्त किया गया है और पुंछ पुलिस के अनुसार आगे भी उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। इस साल अभी तक 43 NDPS एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं और 83 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजौरी के बुद्र इलाके में सुरक्षा बलों के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने बुद्दल इलाके के जंगलों में आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया है और वहां से भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद को बरामद किया है और लगातार कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जंगलों में चल रहा है और हमारे बहादुर जवानों को हर दिन जो है बड़ी कामयाबी मिल रही है। कई जगहों से आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया जा रहा है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। श्रीनगर में कल के -5.4 तापमान के मुकाबले में हालांकि आज रात के दौरान तापमान में थोड़ी राहत नजर आई और तापमान शून्य से नीचे -1.3 पर रिकॉर्ड किया गया। लेकिन जो सख्त सर्दी है, खून को जमा देने वाली ठंड है, इसमें फिलहाल कोई भी राहत यहाँ पर लोगों को नजर नहीं आ रही है। लोग इस ठिठुराती ठंड का मुकाबला लगातार यहाँ पूरी कश्मीर घाटी में कर रहे हैं क्योंकि
पूरी कश्मीर घाटी में रात के दौरान तापमान 0 से नीचे माइनस में रहता है। दिन में भी तापमान जो है 8 से नीचे लगभग घाटी के सभी हिस्सों में रहता है। और आज भी दक्षिणी कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल पहलगाम में रात के दौरान पारा 0 से नीचे -5.3 पर रिकॉर्ड किया गया। और मौसम विभाग की माने तो फिलहाल अब आज से 24 घंटों के लिए कल तक बारिश और बर्फबारी होने के आसार नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आसू चौप, श्रीनगर, न्यूज़ 24। पंजाब में आज एक और पुलिस एनकाउंटर हुआ। मोहाली के लांड्रा रोड पर दो बदमाशों और पंजाब पुलिस के सीआईए की टीम के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सीआईए ने दोनों बदमाशों को गोली मारने के बाद पकड़ लिया। आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाशों की पहचान प्रिंस और करणजीत के रूप में हुई है। पुलिस को प्रिंस के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस नाकेबंदी कर उसकी तलाश कर रही थी। वहीं जब बदमाशों को भनक लगी तो उन्होंने नाका तोड़ते हुए भागने की कोशिश की। नाका तोड़ने के दौरान पुलिस ने अपनी गाड़ी को उसकी गाड़ी के आगे लगाकर रोकना चाहा और जिसके बाद दोनों के बीच फायरिंग हुई। अब पता चला कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गाड़ी के फ्रंट शीशे में जो गोली है वो लगी है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी जो हैं वो 8 केस में वंचित थे। मुख्यमंत्री के सख्त आदेशों के बाद लगातार पिछले एक हफ्ते में अगर हम बात करें तो 8 जो कुख्यात अपराधी हैं उनको एनकाउंटर में या तो मार गिराया गया है या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब ताबड़तोड़ फैसले करने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत जहां पर कई विभाग के अधिकारी बदले जा रहे हैं, वहीं सबसे पहला राजस्थान सरकार की ओर से शिक्षकों के लिए फरमान जारी किया गया है। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त सभी शिक्षकों को कहा गया है कि वे अपने मूल स्थान पर फिर से ड्यूटी ज्वाइन करें और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से राजस्थान के सभी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अध्यापकों को सूचना भी भेज दी गई है कि वे तत्काल अपने मूल स्थान पर लौटें। दरअसल पिछले 5 सालों में 3rd ग्रेड टीचर के लिए अभी तक कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी है। ऐसे में उनका ट्रांसफर नहीं हो सका था। बावजूद इसके कई सारे प्रभावशाली शिक्षकों ने अपने दमखम का उपयोग करते हुए मंत्रियों के सहयोग से अपने लिए मनपसंद की जगह पर अपनी नियुक्ति करा ली थी। ऐसे में सरकार चाहती है कि जिन स्कूलों में अध्यापक नहीं है उन सभी जगह पर्याप्त संख्या में टीचर मौजूद हों और इसी कारण से सभी प्रतिनियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि अब टीचर को उनके मूल स्थान पर लौटना ही पड़ेगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से अब प्रशासन सख्ती से निपटेगा। आज यानी 15 दिसंबर से शुरू हुए सड़क सुरक्षा पखवाड़े को लेकर मुख्य सचिव ने कल निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में बार बार ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों से प्रशासन अब सख्ती से निपटेगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह की समीक्षा के दौरान इस संबंध में सख्त निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अंतर विभागीय समन्वय के साथ मनाने का सुझाव भी दिया है। खास बात ये भी है कि 3 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। उसके बाद भी अगर ट्रैफिक नियम तोड़ा तो वाहन का पंजीकरण भी निरस्त होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे की जो स्पीड है वो घटा दी गई है। जो लाइट व्हीकलों के लिए जो स्पीड पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वहीं और हैवी व्हीकल्स के लिए वो स्पीड जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब उसको घटा करके 75 और 60 कर दिया गया है। वहीं अगर कोई भी ट्रैफिक जो है वो रूल वायलेट करता पाया गया तो उसके जो चालान की राशि पहले 2000 रुपये थी, अब उसे बढ़ा करके 4000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि नोएडा की जो सभी सड़कें हैं, जो मुख्य मार्ग हैं, वहाँ से जो स्पीड लिमिट थी वो घटा करके अब कम कर दी गई है। और अगर कोई रूल वायलेट करता आदमी पकड़ा जाता है तो उसका चालान किया जाएगा और जुर्माने की रकम जो है वो दोगुनी वसूली जाएगी। और ये सभी जो नियम हैं वो 15 फरवरी तक लागू रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24, नोएडा।